ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में 5G संचार सेवा की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दूरसंचार विशेषज्ञ महेश उप्पल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। इस साल के अंत तक भारत में 5G तकनीक का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा और रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी कंपनियां देश के प्रमुख शहरों में 5G सर्विसेज को शुरू करने जा रही हैं। सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि किस तरह 5G तकनीक या 5G सर्विसेज भारत में टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है और क्या संभावनाएं हैं इसकी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 5G सर्विसेज अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखती हैं बदलाव का, पर हमें ये समझना चाहिए कि ये बदलाव बहुत ही निकट भविष्य में आने की संभावना नहीं है। इसमें 2-3 साल, जैसे मंत्री जी ने भी अभी रिसेंटली कहा है कि इसमें 2-3 साल लगेंगे सर्विस को व्यापक होने में। अभी जो सर्विस है ये सीमित होगी एंटरप्राइजेस के लिए, इंडस्ट्री वगैरह के लिए, जहां पर इस सर्विस के लिए रेडी यूज है, पर व्यापक रूप से सर्विसेज का उपयोग आमतौर पर लोग कर पाएंगे, उसके लिए हमें 2-3 साल इंतजार करना होगा। अगर 5G सेवा के हम बेनिफिट्स की बात करें तो 5G तकनीक से आने वाले समय में अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और दूसरी सर्विसेज को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने में या नए रोजगार के अवसर पैदा करने में, खेती की अगर हम बात करें तो स्मार्ट फार्मिंग की बात होती है, इस मामले में भी कई संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। स्वास्थ्य में टेली हेल्थ सर्विसेज की बात होती है, इसको उपलब्ध करवाने में इससे मदद मिल सकती है। तो इन सभी चीजों में हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में 5G तकनीक का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। बदलता हुआ समय कैसे देखते हैं इस मामले में? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज जो 5G की है कि वो कम से कम लगभग 100 गुना ज्यादा बैंडविड्थ देगी, यानी कि डेटा स्पीड देगी। तो कई चीजें जिनके लिए आपको मिनटों या घंटों इंतजार करना पड़ता है, वो अब सेकंड्स और मिली सेकंड्स में आप कर पाएंगे। जैसे कि आमतौर पे बात की जाती है ड्राइवरलेस कार्स की, जैसे कि रिमोट सर्जरी की बात होती है, कई एजुकेशन के और बायोलॉजी के और इस कई एरियाज हैं जहां पर इस बैंडविड्थ और इसके साथ साथ जुड़े हुई जितनी डेटा कैपेसिटी हमको मिलेगी, डेटा प्रोसेसिंग की कैपेसिटी मिलेगी, वो बहुत अहम है और उसकी वजह से हम कई काम और कर पाएंगे जो आज नहीं कर पाते, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो इसका जो 5G का महत्व ये है कि डेटा स्पीड और डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी और रिस्पांस टाइम इतने कम हो जाएंगे कि बहुत अच्छी स्पीड पे नहीं कर पाते, वो चीजें जो हैं वो हम आमतौर पर कर पाएंगे। 5G तकनीक किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देगी और इससे हम कैसे देखते हैं कि आगे आने वाले समय में जो इंडस्ट्रीज हैं या जो एजुकेशन का सेक्टर है उसमें जो कई जटिलताएं हैं उसको खत्म करने में मदद मिलेगी और इन क्षेत्रों को इससे लाभ पहुंचने में मदद मिलेगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो, जैसे कि हम एक बहुत बड़ा डेटा सेट होता है, उसमें हम नए पैटर्न्स देख सकते हैं, नए किस्म के उससे हम इन्फ्लुएंस यानी कि उनसे कई किस्म के कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जाहिर है कि जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ही अच्छा हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, पर आज कल हम वो नहीं कर पाते क्योंकि हमारी डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी और डेटा स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। तो जब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बहुत ही व्यापक रूप से यूज कर पाएंगे 5G की बदौलत, तो हम कई काम ऐसे कर पाएंगे जो आज हम बहुत कम उससे करते हैं। तो अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज भी यूज हो रहा है, पर उसका बहुत ही सीमित रूप से यूज हो रहा है। जब हम स्पीड और कैपेसिटी बढ़ा देंगे तब हम 50 ऐसे चीजें हैं जिनके अंदर से हम डेटा से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, कंक्लूड कर पाएंगे, उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाएंगे। जैसे सपोज आपको ट्रैफिक मैनेज करनी है, आपको उस ट्रैफिक में क्या पैटर्न है वो आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है पता लगाना, पर एक अच्छा खासा डेटा सेट हो बहुत बड़ा, तो AI से आपको इस किस्म के पैटर्न्स देखने में काफी मदद मिलेगी। इकोनॉमी में है, हेल्थ में, अब डिजीज प्रोपगेशन में, वायरस ग्रोथ, इन सब में जो मेन अड़चन आती है कि हमारे डेटा सेट जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं
और वो इसलिए छोटे होते हैं क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है उसको मैनेज की। तो जब आपके पास ये स्पीड और कैपेसिटी आ जाएगी तो आप बहुत बड़े डेटा सेट यूज कर पाएंगे और उसकी वजह से जो आपकी कंक्लूजन या इन्फ्रेंस रहेंगे वो भी उतने ही बेटर क्वालिटी के होंगे। तो उसका आप डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो अपनी कंपनी की है, चाहे वो सरकार की है, किसी और वर्क की है, इसमें बहुत फर्क आ जाएगा और ये इसका हर एक ही सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज हमको देखने को मिलेगा। भारत को 5G नेटवर्क के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इसमें एक पहल तो ये कि सरकार ने जो 5G की स्वदेशी तकनीक है उसके परीक्षण के कार्यक्रम शुरू किए हैं और साथ में स्वदेशी तकनीक को प्रोत्साहन सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो भारत की अपनी 5G तकनीक की क्षमता को आप कैसे देखते हैं? 5G के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये एक प्रोग्रेशन है 2G, 3G, 4G, 5G का, और दूसरी तरफ से 5G में कई ऐसी फंक्शनैलिटीज, ऐसे उपयोग, ऐसे एप्लीकेशन आ रही हैं जो बिल्कुल ही पहले सोची नहीं गई थी या उनको इस तरीके से लोगों ने सोचा नहीं था। तो जो नई चीजें हैं खासकर उसमें तो जाहिर है भारत उसी पॉइंट पे है जैसे बाकी देश हैं क्योंकि नई है। तो वहां पर भारतीय तकनीक की, भारतीय ब्रेन पावर की, भारतीय कैपेसिटी की काफी वैल्यू है और काफी रेलेवेंस है। पर जहां तक इक्विपमेंट और नेटवर्क इक्विपमेंट वगैरह की बात है, वहां पर ये मामला जो है थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है क्योंकि कई कंपनियां जो इस क्षेत्र में हैं, खासकर नेटवर्क में, वो 100 साल पुरानी हैं। उनके यहाँ कई सालों से इस एरिया में काम हो रहा है, इसमें काफी उन्होंने बढ़त और काफी इन्वेस्टमेंट हुए हैं। हमने कुछ नींव डाली है, कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत के अंदर कई ऐसी क्षमताएं हैं, ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जिसका हम जरूर इस्तेमाल कर सकेंगे और यदि हम इन दोनों चीजों को ध्यान में रखें तो भारत का रोल इस टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ सकता है। एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है स्टैंड अलोन 5G तकनीक और नॉन स्टैंड अलोन तकनीक, और इसको लेकर कंपनियां ये भी कह रही हैं कि कुछ कंपनियां स्टैंड अलोन तकनीक के आधार पर 5G सर्विसेज देंगी, कुछ नॉन स्टैंड अलोन। तो इसमें थोड़ा सा अंतर समझना चाहेंगे कि ग्राहक कैसे चुनाव करें और जो विकल्प है इसका क्या मायना है? देखिए, एक तो सबसे अच्छी चीज ग्राहकों की दृष्टि से ये है कि इसका ग्राहकों पर इतना असर नहीं पड़ेगा और खासकर मेरा मानना है कि इसका शॉर्ट टर्म में अगले 6-8 महीने, साल भर में इसका कोई ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो आम ग्राहक आपके मेरे जैसा है उसको इस सर्विस की वैल्यू आज नहीं, कुछ 2 साल के बाद ही मिलेगी। स्टैंड अलोन में क्या है कि आप इस पूरी जो नेटवर्क है इसको एक अलग रूप से उसको डेवलप करते हैं। नॉन स्टैंड अलोन में ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसकी कैपेसिटी 5G टेक्नोलॉजी लेके उसको बढ़ाया जाता है। तो ये दो चीजें जो हैं ये टेक्नोलॉजी वालों के लिए और कंपनियों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और जैसे कि आपने सुना है एयरटेल नॉन स्टैंड अलोन मोड में है और जियो स्टैंड अलोन में है, पर मैं नहीं मानता कि इसका डायरेक्टली असर यूजर्स पे पड़ेगा क्योंकि जो यूजर्स हैं इस वक्त, जो एंटरप्राइज या इंडस्ट्री यूजर्स हैं, वो अपनी सर्विस, उसके क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कितनी स्पीड मिलेगी, कितनी लेटेंसी मिलेगी, कितनी वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कहते हैं हम, जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, उसको कितना सपोर्ट करती है, ये चीजें उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आप स्टैंड अलोन दे रहे हैं या नॉन स्टैंड अलोन दे रहे हैं। हालांकि इस साल के अंत में 5G सर्विस अलग अलग कंपनियों द्वारा शुरू किए जाने की घोषणा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ग्राहकों को इन सेवाओं का लाभ मिलने लगेगा और साथ ही जो देश की अर्थव्यवस्था है और जो दूसरी सर्विसेज हैं उसमें भी एक बेहतरी और बदलाव देखने को मिलेगा। आप कार्यक्रम में जुड़े महेश जी और हमसे विस्तार से चर्चा की, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में 5G संचार सेवा की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दूरसंचार विशेषज्ञ महेश उप्पल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in